नमो बुद्धाय। जय रविदास। जय भीम। जय भारत। जय संविधान। रविदास समता परिषद इस ग्रुप के माध्यम से आज 17 सितंबर 2020 रात के 7:30 बजे पेरियार रामास्वामी नायकर का सामाजिक विद्रोह इस विषय पर 21वां यह प्रबोधन शिविर आज होने जा रहा है। आज 17 सितंबर पेरियार रामास्वामी नायकर इनकी जयंती है। साथ ही आज मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन है और आज ही के दिन 17 सितंबर 1885 को केशव सीताराम ठाकरे प्रबोधनकार इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। इस शुभ अवसर पर मैं सबको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। आज पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्मदिन होने के नाते खासकर उनके बारे में मैं इस शिविर में कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ का जो प्रेस मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सब पर ब्राह्मणवादी ताकतों का कब्जा है और पेरियार की लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी। इसलिए सभी महापुरुष को कम ज़्यादा प्रसिद्धि मीडिया के द्वारा दी जाती है, लेकिन पेरियार को प्रसिद्धि से दूर रखा जाता है, क्योंकि सीधा प्रहार पेरियार जी ने ब्राह्मणवाद के ऊपर किया है और बहुत ही तीखे शब्दों में उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की है। अनीता देगलूरकर, सुरेश जगताप, इनका इस प्रबोधन शिविर में स्वागत है। तो पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड शहर में हुआ है। उनके पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर और उनके माताजी का नाम चिन्नाबाई। इस तरह से पेरियार के बारे में जान लेने से पहले मैं स्वयं सर्वप्रथम अपना परिचय देता हूँ। मैं इंजीनियर चंद्रप्रकाश गंगाधरराव देगलूरकर, संस्थापक अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद, अखिल भारतीय बहुजन समता परिषद, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल भीम आर्मी और महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव चर्मकार ऐक्य परिषद। पेरियार जी का परिचय हमें मान्यवर कांशीराम जी के माध्यम से हुआ है। ऐसे बहुत से महापुरुष है, महामाताएं हैं, गुरु और संत है, जिनका परिचय हमें मान्यवर कांशीराम जी के माध्यम से हुआ है। बहुजन समाज को जोड़ने के उद्देश्य से मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज में पैदा हुए गुरुओं, संतों और महापुरुषों का परिचय हमें दिया है, ताकि हम उनके विचारों से जुड़कर बहुजन मूवमेंट को हम बलवान बना सके। इसी उद्देश्य से हमें जब पेरियार रामास्वामी नायकर जी का परिचय हुआ
और उनकी लिखी किताबें, खासकर सच्ची रामायण जब हमने पढ़ी तो हिंदू धर्म की इतनी कड़ी आलोचना और देवी देवताओं के ऊपर सीधा प्रहार करने वाले पेरियार जी को जब हमने पढ़ा सुना तो सही में इस देश की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था, तो इस व्यवस्था को झकझोर देने वाले महानायक पेरियार रामास्वामी नायकर जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उस सरकार के द्वारा अंबेडकर मेला लगाया गया, छत्रपति शाहू जी महाराज का मेला लगाया गया। बीजेपी के समर्थन से बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो हर महापुरुष का वहाँ मेला लगाया गया। लेकिन जब पेरियार रामास्वामी नायकर का मेला उत्तर प्रदेश में लगाया गया तो बीजेपी को झटका लगा। उन्होंने कहा कि हमें बाकी सब महापुरुष चलेंगे लेकिन पेरियार नहीं चलेंगे, क्योंकि पेरियार जी ने सीधा प्रहार किया है। पेरियार जी ने हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, देवीदास जी फूलमाली का स्वागत है, हिंदू धर्म में जो अंधश्रद्धाएं थी, जो कुरीतियाँ थी और ब्राह्मणवाद ने जो बहुजन समाज को लूटने का काम किया, तो पेरियार जी ने उन पर सीधा हमला किया। मंदिर हम बनाते हैं, सड़क हम बनाते हैं, कुएं हम खोदते हैं और उस सड़क पर चलने का हमें अधिकार नहीं। मंदिर की ओर जो सड़क जाती है उस सड़क पर शूद्र और अतिशूद्र, दलित, शोषित, उपेक्षित बहुजन समाज के लोगों को चलने की मनाही थी। आदरणीय प्रकाश जी शिंदे, चर्मकार ऐक्य परिषद, इनका स्वागत है। तो उन मंदिरों को जाने के वास्ते रास्ते बनाने का काम हम बहुजन समाज के लोग करते हैं, लेकिन उन रास्तों पर हमें जाने की इजाज़त नहीं है। जो रास्ते मंदिर की तरफ जाते हैं उन रास्तों पर दलित, कुचले, शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को चलने का अधिकार नहीं। यह अधिकार क्यों नहीं? इसका आंदोलन पेरियार रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में चलाया, दक्षिण भारत में आंदोलन चलाया। ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का काम पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ है, ईश्वरवाद की जो अतिमात्रा हिंदू धर्म में बताई गई है, इस वजह से पेरियार जी नास्तिक बने हैं। नहीं तो वह भी आस्तिक थे, लेकिन धर्मांधता जब चरम सीमा पर पहुंच गई तो उसको खिलाफत, उसका विरोध करने का काम पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया है। उनका एजुकेशन 4वीं कक्षा तक हुआ है। उम्र के 10वें साल में ब्राह्मणवाद की वजह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। उसके आगे 4वीं के आगे उन्हें सीखने का मौका नहीं मिला। उनके पिताजी बड़े व्यापारी थे, घर की हालत अच्छी थी,
और उसके बाद वह अपने पिताजी को व्यापार में मदद करते थे। 17 वर्ष की उम्र में ही उनकी समझ में हिंदुत्व का मामला उनके समझ में आ गया और उसी कम उम्र में उन्होंने देवों का, मंदिरों का, छुआछूत का विरोध शुरू किया। फिर 19वें वर्ष उनकी नागमयी के साथ, इस लड़की के साथ उनकी शादी हो गई और उनका परिवार पूर्णतः अंधविश्वासी था। धार्मिक अनुष्ठान एवं प्रवचन उनके परिवार में नियमित रूप से होते थे और इस बारे में बचपन से ही पेरियार रामास्वामी तार्किक पद्धति से चिंतन मनन करते थे, विचार करते थे। अपने बुद्धि का उपयोग कर कर वह अपनी जो वैज्ञानिक सोच थी उसके ऊपर वह दृढ़ थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी वैज्ञानिक सोच पर वह दृढ़ होते गए और उनके घर में जो स्त्रियां थी वह गले में आभूषण पहनती थी, जैसे बाली। यह आभूषण स्त्रियां कान में बाली पहनती है और हंसुली वह बांधती है। तो ये सारे गुलामी के निशान हैं, यह सारे बंधन गुलामी के प्रतीक है। और उन्होंने अपने पत्नी के गले से सारे यह जो जेवर थे, गहने थे, आभूषण थे, उन्होंने उतरा दिए। ये हिंदू धर्म ने हमारे ऊपर थोपी हुई यह गुलामी है, इसलिए घर से ही सुधार काम शुरू करना चाहिए। इस उद्देश्य से पेरियार जी ने अपने पत्नी के पूरे आभूषण जो हिंदू धर्म ने गुलामी के तौर पर स्त्रियों के ऊपर लादे थे, उनका त्याग करने के लिए पेरियार जी ने अपने बीवी को, नागमाई को प्रेरित किया। चर्मकार ऐक्य परिषद के गोविंदराव जी खटावकर, इनका स्वागत है। तो इस तरह से अपने घर से ही पेरियार जी ने सामाजिक सुधार की शुरुआत की। पत्नी और अपने परिवार के अन्य लोगों को, अन्य सदस्यों को मंदिर नहीं जाने देते थे। मंदिर को जाने पर पाबंदी लगा दी घर के लोगों पर। यानी सुधार की शुरुआत अपने घर से ही पेरियार जी ने की और अपने परिवार की परंपरा के विरुद्ध अस्पृश्य मित्रों को पेरियार अपने घरों पर बुलाते थे। पेरियार जी का घर प्रतिष्ठित था, उनके पिताजी बड़े व्यापारी थे। ओबीसी समाज के पेरियार जी, जिसे धनगर समाज के भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन तमिलनाडु में पिछड़ी जाति कहने वाले परिवार में पेरियार रामास्वामी जी का जन्म हुआ और उनके पिताजी व्यापारी थे, उनके पास बहुत सी खेती थी, इसलिए उन्हें एक प्रतिष्ठा समाज में थी। लेकिन पेरियार जी ने पहले अपने घर के लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने को कहा, जो गुलामी के निशान थे वह उतारने को कहा और पत्नी और परिवार के सभी सदस्यों को मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी और अपने अस्पृश्य मित्रों को घर पर बुलाकर उनको भोजन देने का काम जब पेरियार करने लगे तो उनके पिताजी को ऐसे लगा कि अपनी बदनामी हो रही है, पेरियार दलितों को इकट्ठा कर रहा है और अपने घर की जो प्रतिष्ठा है उस पर आज आ रही है।
ऐसा पेरियार जी के पिताजी को लगा। और फिर पेरियार जी के पिताजी ने बदनामी से बचने के लिए पेरियार रामास्वामी नायकर को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया, क्योंकि घर की बदनामी हो रही है, घर में अस्पृश्य जाति के लोग आ रहे हैं और मंदिर जाने की प्रथा बंद हो गई है। अंधविश्वास दूर करने के लिए वैज्ञानिक तौर पर घर में पूरे व्यवहार हो रहे हैं। इससे उनके पिताजी को लगा कि हमारे परिवार की बदनामी हो रही है, समाज में हमारा नाम खराब हो रहा है, इसलिए इसकी जो जड़ है रामास्वामी, तो इसे ही घर से क्यों न निकाल दिया जाए। ऐसा सोचकर पिताजी ने पेरियार रामास्वामी को घर से निकाल दिया। फिर वह इधर उधर घूमने लगे और घूमते घूमते वह बनारस चले गए। और बनारस जाने पर कुछ सन्यासियों के संपर्क में पेरियार रामास्वामी नायकर आए और उनके साथ वह भी सन्यासी बन गए और सन्यासियों का जीवन वह बिताने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वह लंगोट पहनकर बनारस के गंगा नदी के किनारे कई घंटों तक तपश्चर्या करते हुए बैठते थे, लेकिन उनको यह रास नहीं आई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर से वह अपने घर गृहस्थी लौट आए, मद्रास लौट आए और उन्होंने अपने कार्य पद्धति में बदल किया। जो तीव्रता, जो विरोध बड़े जोर से वह करते थे, अब विरोध करने की बजाय, क्योंकि नज़दीक के लोग टूट जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं और इनको तो दूर नहीं करना है, फिर इन्हें समझाना पड़ेगा। तो पेरियार रामास्वामी जी ने नया तरीका अपनाया समझाने का। हर किसी में घुल मिल कर उनको स्थिति की पूरी जानकारी देना, समझाना कि यह गलत है, यह नहीं करना चाहिए, यह करने से ये होता है, ऐसा समझाने का तरीका पेरियार जी ने अपनाया। द्वेष की बजाय समझाने पर उन्होंने बल दिया और समाज सेवक बनकर वह सेवा करने लगे। छोटी मोटी समाज सेवा करने के बाद लोगों को अगर कुछ उपदेश करेंगे तब लोग सुनेंगे, इसलिए उन्होंने समाज सेवा का पेशा अपनाया। और उसी दरमियान वह कांग्रेस के संपर्क में आए। कांग्रेस की स्वतंत्रता की जो मूवमेंट चल रही थी, तो उसमें पेरियार रामास्वामी नायकर शामिल हो गए और 1919 में गांधी जी के संपर्क में आकर वह कांग्रेस में बहुत ही सक्रिय तरीके से काम करने लगे। गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया। उस असहयोग आंदोलन में पेरियार रामास्वामी ने तमिलनाडु प्रदेश का नेतृत्व किया। गांधी ने उनके ऊपर तमिलनाडु प्रदेश की जिम्मेवारी दी और यह करते समय उन्होंने उनके ऊपर जो व्यापार की जिम्मेवारी थी, कांग्रेस का काम पूरी तरह से निष्ठा से निभाने के लिए पेरियार जी ने अपने जिम्मे का जो व्यापार था वह अपने भाई कृष्णा स्वामी को सौंप दिया और 29 संस्थाओं के वह पदाधिकारी थे। समाज सेवा जब उन्होंने चालू की तो विभिन्न संस्थाओं के पद उनके पास थे। ऐसे 29 संस्थाओं के पद उन्होंने त्याग दिए, क्योंकि जब कांग्रेस का काम करना है तो बाकी किधर भी अपना ध्यान नहीं बंटना चाहिए। इस उद्देश्य से गांधी से प्रभावित होकर पेरियार जी ने बाकी सारे सामाजिक संस्थाओं से अपने संबंध तोड़ दिए और कांग्रेस के आंदोलन में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 लगातार यह 6 साल जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उन सभी अधिवेशनों में पेरियार रामास्वामी नायकर ने आरक्षण की मांग की, रिजर्वेशन की मांग रखी। पूरी निष्ठा से वह कांग्रेस का काम कर रहे थे और इसके बदले वह पिछड़े समाज के लिए तमिलनाडु प्रदेश में, तत्कालीन मद्रास प्रांत में वह आरक्षण चाहते थे और हर अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में वह आरक्षण की मांग उठाते थे। लेकिन उनकी समझ में आया कि इस मांग को कांग्रेस में जो कोई कुछ भी उच्च वर्णीय नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया। हर वर्ष पेरियार रामास्वामी नायकर कांग्रेस के अधिवेशन में आरक्षण की मांग रखते थे, आरक्षण का ठहराव रखते थे। लेकिन कांग्रेस में जो गिने चुने उच्च जाति के नेता लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। इस मांग को मंजूर नहीं होने दिया गया। लेकिन पेरियार जी अपनी मांग पर अडिग थे। हर वर्ष 1919 से लेकर 1925 तक हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन, राज्य स्तरीय अधिवेशन जहां कहां भी होता था देश भर में, उसमें वह पिछड़ों के आरक्षण की बात करते थे, मांग उठाते थे। लेकिन उच्चवर्णीय नेताओं द्वारा इसकी उपेक्षा की गई। कांग्रेस ने नशाबंदी आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन में भी पेरियार रामास्वामी नायकर ने बड़ा योगदान दिया है और उनके खुद के अपने खेत के उनके जो बाग थे, उस बाग में 1000 से अधिक ताड़ के पेड़ थे। यानी शराब सिंधी जिससे बनती है, नशा के जो पदार्थ बनते हैं, वह पेड़ उनके खुद के खेत में 1000 से ज़्यादा पेड़ थे। जब कांग्रेस ने नशाबंदी का आंदोलन चालू किया और उस आंदोलन की जिम्मेवारी पेरियार रामास्वामी नायकर के ऊपर सौंपी गई, तो उन्होंने शुरुआत अपने खुद से की। ऐसा न हो कि वह नशाबंदी का आंदोलन चलाते रहे और नशा का जो पदार्थ है उनके ही खेतों में वह उपजता है, तो यह बात अच्छी नहीं है। इसलिए सुधार की शुरुआत अपने खुद से हो, इसलिए उन्होंने अपने खुद के खेतों के 1000 से ज़्यादा जो ताड़ के पेड़ थे वह कटवा डाले और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और कांग्रेस ने अदालतों का बहिष्कार करने का आंदोलन चलाया, तो इसमें भी पेरियार रामास्वामी नायकर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके पास 50,000 रुपये के, उस जमाने के 50,000 रुपये बड़े तो आज की बहुत बड़ी रकम होती है, उनके पास 50,000 के प्रोमिसरी नोट थे, प्रोनोट थे और कुछ दस्तावेज थे। लेकिन जब कांग्रेस ने यह अदालतों का बहिष्कार का आंदोलन चालू किया, तो पेरियार जी ने पहले अपने पास जो 50,000 के प्रोनोट थे और कुछ दस्तावेज थे, उनको फाड़ दिया। यानी जो आर्थिक नुकसान है पहले खुद उठाया, सहन किया, प्रोनोट फाड़ दिए और इस आंदोलन को भी उन्होंने आगे चलाया है। फिर उसके बाद वाइकोम आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चालू हुआ। अछूतों को अधिकार देने के लिए यह आंदोलन था। इसमें पेरियार जी की गिरफ्तारी हुई। वाइकोम का आंदोलन का मतलब है जो हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिर है, जो रास्ते उन मंदिरों की तरफ जाते थे, उन रास्तों पर दलितों को चलना मनाही थी। मनुवादी सोच के मुताबिक, ब्राह्मणवादी तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार मंदिरों के तरफ जाने वाले रास्तों पर दलित, कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को
जाना मना था। तो इसके खिलाफ जो आंदोलन चला उसे वाईकोम आंदोलन कहते हैं। अभिषेक साळे का स्वागत है। तो उस वाईकोम आंदोलन में भी पेरियार रामास्वामी नायकर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर उसके बाद यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि गवर्नमेंट को इसकी दखलंदाजी लेनी पड़ी और दलितों के अधिकारों को मान लिया गया कि यह भेदभावपूर्ण व्यवहार ठीक नहीं है। दलितों को मंदिरों की ओर जाने वाले रास्तों पर चलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इस मांग को तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर लिया और उनके स्वतंत्र आवागमन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। दलितों के आवागमन पर, आने जाने पर जो पाबंदियां लगाई गई थी, सिंपल उत्तर का स्वागत है, तो यह सारी पाबंदियां वाईकोम आंदोलन की वजह से पेरियार जी ने बड़े तौर पर यह जो आंदोलन किया, तो उस आंदोलन के माध्यम से डिंपल साळे देगलूरकर का भी स्वागत है। तो इस वाईकोम आंदोलन के परिणाम स्वरूप दलितों के स्वतंत्र आवागमन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए और उसके बाद 1925 में पेरियार जी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो गए। 6 साल से लगातार वह 1920 से 1925 तक वह लगातार आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन आरक्षण की मांग उच्च जाति के कांग्रेस के जो शीर्ष नेतागण थे उन्होंने आरक्षण की मांग को ठुकरा दिया। इसलिए पेरियार जी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे स्वाभिमान आंदोलन कहते हैं, पेरियार जी ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान के लिए अब हमें जीना है, स्वाभिमान के लिए हमें जीना है, इस तरह से पेरियार जी ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। और 1931 में रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस तथा मध्य पूर्व के अन्य देशों का भ्रमण किया। खासकर रूस का जब पेरियार जी ने भ्रमण किया तब वहाँ की जो व्यवस्था, समतावादी व्यवस्था वहाँ पर जो बनी हुई थी, तो उस व्यवस्था से पेरियार जी प्रभावित हुए। जिस तरह से अण्णाभाऊ साठे रशिया गए थे और वहाँ की जो समाजवादी व्यवस्था है, मार्क्सवादी व्यवस्था है, जहाँ पर सामाजिक समता का बोलबाला था, तो उस तरह की व्यवस्था अण्णाभाऊ साठे भारत में चाहते थे। उसी तरह पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने जब रशिया का दौरा किया तो उन्हें भी वह व्यवस्था अच्छी लगी और इस तरह की व्यवस्था वह भारत में चाहते थे। और 1926 में उन्होंने जो तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी बनी थी, अब्राह्मण पार्टी, जिस पार्टी में कोई भी ब्राह्मण नहीं था, तो उस पार्टी से पेरियार जी 1926 में ही कांग्रेस छोड़ने के बाद जुड़ गए और 1938 में वह जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। तमिलनाडु प्रदेश के जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष पेरियार रामास्वामी नायकर 1938 में बने और 1944 में स्वाभिमान आंदोलन, जो आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार जी ने चलाया था, वह स्वाभिमान आंदोलन और जस्टिस पार्टी के सहयोग से द्रविड़ कनगम संस्था उन्होंने बनाई। यानी स्वाभिमान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को मिलाकर उन्होंने द्रविड़ कनगम यह संस्था बनाई और उस माध्यम से आंदोलन चला। और उनके इस आंदोलन से प्रभावित होकर 1950 में तत्कालीन मद्रास सरकार ने 50% आरक्षण की घोषणा की। जिस तरह राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के कोल्हापुर संस्थान में 26 जुलाई 1902 से 50% आरक्षण की मांग
को साकार किया गया, उसी तर्ज पर पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी मद्रास सरकार को मजबूर किया, 50% आरक्षण देने के लिए मजबूर किया। और 1951 में इसका जीआर निकाला गया, जिसे सांप्रदायिक जीआर का नाम दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में यह जीआर कैंसल हो गया, रद्द कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह कहकर जो मद्रास सरकार ने आरक्षण दिया था 50%, वह सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका प्रबल विरोध पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया आरक्षण के खिलाफ, और जो सांप्रदायिक जीआर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने निकाला था, उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसे रद्द कर दिया। तो पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने उसके खिलाफ जन आंदोलन चलाया, और वह आंदोलन इतना व्यापक था, जिसे ओबीसी समाज का भी आंदोलन कहा जाता है। वह आंदोलन इतना व्यापक था, लेकिन पेरियार जी की जो भाषा की मर्यादाएं थी, इस वजह से यह आंदोलन पूरे देश में नहीं फैल सका, या उन्हें हिंदी भाषिक प्रदेश में पेरियार जी की विचारधारा को मानकर आगे चलने वाले कोई वहाँ नेता या कार्यकर्ता नहीं मिले। नहीं तो यह ओबीसी का आंदोलन जब पूरे देश में फैल जाएगा तो देश में भी आरक्षण की बात हो सकती थी, जिसे पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने तमिलनाडु में सक्सेस करके दिखाया। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसके ऊपर इतना व्यापक तौर पर आंदोलन किया कि कांग्रेस को लगा कि अगर यह आरक्षण नहीं दिया तो ये पूरे मतदाता हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने तमिलनाडु के हद तक ही सही, मगर संविधान में संशोधन करके, संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आरक्षण का प्रावधान किया गया 18 जून 1951 को। इस संबंध में तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब आम्बेडकर, इनको भी पेरियार जाकर मिले, और वह तमिलनाडु में 50% आरक्षण का जो कायदा है, जो लॉ है, वह बनाने में संशोधन, संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर यह आरक्षण कायम किया गया है। यह पेरियार के आंदोलन की जीत है। जिस तरह से उन्होंने पूरे जनमन को जगाया, पूरे तमिलनाडु को जगाया, पूरे द्रविड़ समाज को एक किया, और आर्यों के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने चलाया, उसका फलस्वरूप वहाँ पर 50% आरक्षण वहाँ पर मिल सका। पेरियार जी महिलाओं के समर्थक थे। महिलाओं के ऊपर किसी तरह से के अन्याय अत्याचार ना हो। हिंदू समाज व्यवस्था में महिलाओं को दुय्यम स्थान दिया जाता था। पतिव्रता स्त्री बोल के स्त्री की परीक्षा ली जाती थी। उसी तरह पत्नीव्रता पुरुष क्यों नहीं, उसकी परीक्षा क्यों नहीं ली जाती, ऐसे सवाल उठाकर पेरियार रामास्वामी नायकर ने स्त्रियों का समर्थन किया। उसके बाद उनकी जो जस्टिस पार्टी थी, उसमें महिलाओं की जो समस्याएं पेरियार रामास्वामी नायकर बहुत ही बड़े जोर से उठाते थे, इसलिए उनके जस्टिस पार्टी में मतभेद हो गए, और फिर द्रविड़ कड़गम और डीएमके, यह दो पार्टियां बन गई। यानी जो जस्टिस पार्टी से जो मूवमेंट तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी नायकर ने द्रविड़ लोगों का संगठन बनाया था, उसमें दरार आ गई, और फिर
द्रविड़ कड़गम और डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके, ऐसे दो पक्ष वहां पर तैयार हो गए। और आज भी तमिलनाडु में जो आरक्षण का समर्थन चलता है, आज भी आरक्षण संविधान के हिसाब से 49.5 के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह जो संविधान का नियम है, लेकिन तमिलनाडु में 50% से ज़्यादा 60-65% तक जो आरक्षण दिया जाता है, यह पेरियार रामास्वामी नायकर जी की ही देन है। और यह बात रवि कुमार पाचकोरे का स्वागत है। यह बात उच्च वर्णियों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए यस राजा जो बीजेपी का नेता है, उसने सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। त्रिपुरा में जिस तरह से लेनिन की मूर्तियां तोड़ी गई, उसी तरह से तमिलनाडु में भी पेरियार की मूर्तियां तोड़ी जाएगी। ऐसी पोस्ट 2018 में यस राजा नामक बीजेपी के नेता ने फेसबुक पर डाली। फिर वेल्लूर जिले के थिरुपायर में पेरियार की मूर्ति 7 मार्च 1918 को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी। तमिलनाडु में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 7 मार्च 2018 को यस राजा ने जो चेतावनी दी थी, जो उस्काया था, उस वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पेरियार रामास्वामी नायकर की मूर्ति को तोड़ा। फिर इसका परिणाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूर्ति को तोड़ने में हुआ, क्योंकि तमिलनाडु में पेरियार जी को मानने वाले लोग थे। पेरियार को जो सम्मान थंथाई लोग पेरियार जी को कहते थे, थंथाई यानी पिता। तो तमिलनाडु के लोग पेरियार को पिता समान मानते थे, और पेरियार यह शब्द भी उन्हें सम्मान के तौर पर लोगों द्वारा दिया हुआ यह शब्द है। जैसे ज्योतिराव फुले जी को महात्मा यह सम्मान दिया गया, उसी तरह पेरियार रामास्वामी नायकर को पेरियार यानी महान यह सम्मान दिया है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने 27 जून 1970 को पेरियार रामास्वामी नायकर को सम्मान दिया है, और उस सम्मान में उन्होंने कहा है, यूनेस्को ने कहा है, दक्षिण पूर्व एशिया के सुकरात पेरियार की तुलना उन्होंने सुकरात इस महापुरुष से की है यूनेस्को ने। और दक्षिण पूर्व एशिया के सुकरात यानी पेरियार रामास्वामी नायकर। तो ऐसी गौरवशाली परंपरा पेरियार रामास्वामी नायकर को जो मान और सम्मान मिला, तो उसे तोड़ने का, उनकी मूर्तियों का भंजन करने का, मूर्तियां तोड़ने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जब उकसाया गया एस राजा जैसे नेताओं द्वारा, तो पेरियार की मूर्ति 7 मार्च 2018 को वेल्लूर जिले के थिरुपायर में तोड़ी गई। फिर उसके बाद यस राजा ने अपनी पोस्ट कैंसिल कर दी, डिलीट कर दी, वापस ले ली, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि यह गलती मैंने नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद फिर 7 अप्रैल 2019 को फिर पेरियार की मूर्ति तोड़ने का काम वहाँ पर
तमिलनाडु में किया गया है। इस तरह से पेरियार रामास्वामी नायकर ने शूद्र अतिशूद्र लोगों के सम्मान का जो आंदोलन वहाँ पर चलाया, वह एक ट्रक पर हिंदू के पूरे देवी देवताओं को लाद कर उनको उन देवी देवताओं के प्रतिमा को जूते से मारकर वह शोभा यात्रा निकालते थे हर वर्ष, और वह राम की बजाय रावण का सम्मान करते थे। तो ऐसे प्रभावशाली विचार वाले नेता पेरियार रामास्वामी नायकर, जिन्होंने ईश्वर का विरोध किया। मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व एक बड़ा धोखा है। पेरियार जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व एक बहुत बड़ा धोखा है। हम मूर्खों की तरह हिंदुत्व के साथ अब और नहीं रह सकते। यह पहले ही हमारा काफ़ी नुकसान कर चुका है। इसने हमारी मेधा को नष्ट कर दिया है। इसने हमारे मर्म को खा लिया है। इसने हमारी संभावनाओं को गड़बड़ा दिया है। इसने हमारी संभावनाओं को गड़बड़ा दिया है। इसने हमें हजारों वर्गों में बांट दिया है। क्या धर्म की आवश्यकता ऊंच नीच पैदा करने के लिए होती है? हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो हमारे बीच शत्रुता, बुराई और घृणा पैदा करे। और पेरियार का जो पुतला, अनेक शहरों में पेरियार जी के पुतले बैठे हैं, उन पुतलों के नीचे उनके विचार रखे हैं। तो लोगों को इन विचारों से आपत्ति है। और यह मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी कहा कि पेरियार जी जो विचारधारा मानते थे, उसी विचारधारा का उनके पुतलों के नीचे लिखना, इसमें कोई गलती नहीं है, यह कोई गलत बात नहीं है। उनके विचार उनके पुतले के नीचे लिखना, यह उनका सम्मान है और इसे हम विरोध नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह निकाल दिया है। तो पेरियार जी कहते हैं ईश्वर के बारे में, उस ईश्वर को नष्ट कर दो, उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर पेरियार जी ने खुलेआम जो उनको कहना है वह बात उन्होंने खुलेआम रखी है। उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है। उन पुराणों और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं। जो रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, वेद है, इन धर्मों को नष्ट कर दो, उनकी किताबों को जलाकर नष्ट कर दो। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर पेरियार रामास्वामी नायकर ने अपने द्रविड़ियन आंदोलन को आगे बढ़ाया है। इस संबंध में पेरियार जी कहते हैं, द्रविड़ियन आंदोलन ब्राह्मणवाद के खात्मे तक सक्रिय और जिंदा रहेगा। यह आंदोलन कब तक चलेगा? पेरियार से जब पत्रकार पूछते थे कि आपने यह जो दलित लोगों का आंदोलन तमिलनाडु में चलाया है, तो इसकी सीमा कहाँ तक है, कब तक यह आंदोलन चलाएंगे? तो पेरियार जी कहते थे, द्रविड़ियन आंदोलन ब्राह्मणवाद के खात्मे तक सक्रिय और जिंदा रहेगा। जब तक तमिलनाडु से ब्राह्मणवाद का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक हमारा द्रविड़ियन यानी आत्मसम्मान आंदोलन यह चलता रहेगा। तब तक हमारे दुश्मनों का या सरकार द्वारा हमारे साथ कुछ भी अत्याचार, दमन, साजिश और विश्वासघात किया जा सकता है। इस बात की भी पेरियार जी को पूरी तरह से जानकारी थी। हम जो आंदोलन चला रहे हैं यह बहुत ही तीव्र स्वरूप का आंदोलन है। इससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। इसलिए यहाँ की सरकार और कुछ जातिवादी शक्तियाँ हमें नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं।
इस बात की पेरियार जी को पूरी तरह से जानकारी थी। इसलिए वह अपने कार्यकर्ताओं को सावध करते थे कि यह जो काम हम कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद को मिटाने का, मनुवाद को गाड़ने का यह काम जो हम कर रहे हैं, तो इसका असर हमारे ऊपर हो सकता है। यहाँ की सरकार, यहाँ की जो सामंतवादी ताकतें हैं, वह हमें और हमारे आंदोलन को कुचलने की चेष्टा करते रहेंगे। कुछ भी अत्याचार, दमन, साजिश और विश्वासघात किया जा सकता है, पर अंत में सफलता हमें ही मिलेगी, विजय हमारा ही होगा, क्योंकि हम मानवतावाद की राह पर चल रहे हैं, हम समता की राह पर चल रहे हैं, हम समता चाहते हैं, हम अन्याय, विषमता और अंधश्रद्धा और पाखंडवाद को हम मिटाना चाहते हैं। विज्ञान की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम प्रस्थापित करना चाहते हैं, इसलिए अंत में विजय हमारा ही होगा। इस तरह वह अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने का काम करते थे और द्रविड़ीय आंदोलन को बड़ी ताकत के साथ उन्होंने तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने बड़े ही ताकत के साथ अपने आंदोलन को चलाया। और यदि समाज में पूंजीपति लोग नहीं रहेंगे तो गरीबी नहीं रहेगी। गरीबी अगर हटाना है तो पूंजीपतियों पर हमें नियंत्रण करना चाहिए, और जब तक हम पूंजीपतियों का नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक गरीबी नहीं हट सकती और यहाँ के गरीबों को अच्छा जीवन नहीं मिल सकता। इसलिए पेरियार जी ने, जो तमिलनाडु में पूंजीपति है, जो भांडवलदार है, बड़े जमींदार है, जो खुद को श्रेष्ठ जाति के समझते हैं, ऐसे सभी वर्गों का पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने बड़े बल के साथ विरोध किया है। और जो कोई दबे कुचले समाज के लोग, जो कोई पिछड़े जाति से, अन्य पिछड़े जाति से या बहुजन समाज के शोषित लोग थे, उनको इकट्ठा करके पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने एक नए भारत के निर्माण के लिए, जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को इस देश को मिली, वह उत्तर भारतीयों के आर्यों को यह आज़ादी मिली है। हम द्रविड़ लोग आज भी गुलाम हैं, और जब तक इस देश में पूंजीपति बने रहेंगे तब तक इस देश में गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए पूंजीपतियों की ओर सरकार ज़्यादा ध्यान ना दे। पूंजीपति और ज़्यादा पूंजीपति, जो श्रीमंत लोग हैं, वह और अधिक श्रीमंत नहीं होना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं वह और गरीब नहीं होना चाहिए। इसलिए पूंजीपतियों को नियंत्रण में रखो और गरीबों को बढ़ावा दो, उनको रोजगार दो, उनको शिक्षा दो, उनको उनके आरोग्य की सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, यह उनको मुहैया कराओ। इस बात का पेरियार जी समर्थन करते थे। इसलिए उनका आंदोलन पूरे तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में उभरा हुआ था। उनको उसी तरह का समर्थन भी तमिलनाडु में मिल रहा था। तो उनकी यह विचारधारा आज भी हमें इस देश पर लागू पड़ती है। पेरियार जी ने जिस हिम्मत के साथ इस विचारधारा का गरीबों के हित के लिए, बहुजन समाज के हित के लिए पेरियार जी ने जो विचारधाराएं रखी हैं,
उनकी सच्ची रामायण किताब में जो तर्कशास्त्र उन्होंने दिया है, जो युक्तिवाद किया है, इस किताब से इस देश में हलचल मची हुई थी। इस किताब पर पाबंदी भी लगाई गई थी और कुछ समय बाद पाबंदी उठा दी गई। आज भी यह किताब पढ़ने के लिए हम सबको उपलब्ध है। तो उनकी जो विचारधारा है वह इस किताब से माध्यम से हम सबको पढ़ने को मिल सकती है। तो ऐसे क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी नायकर जी का निधन वेल्लोर में 24 दिसंबर 1973 को हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में पेरियार जी आए हुए थे और एक सशक्त भारत निर्माण का उनका अभियान था। उस अभियान को वह कामयाब करना चाहते थे। तो आज के इस जयंती के अवसर पर पेरियार रामास्वामी नायकर जी का हम स्मरण करते हुए उन्हें नमन करते हैं। केसी ठाकरे जी का भी आज ही 17 सितंबर को जन्मदिन है, उनको भी हम नमन करते हैं। मराठवाड़ा मुक्ति दिन है। इस संबंध में इस मुक्ति के लिए जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं। और इसी बात के साथ आज का यह प्रबोधन शिविर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। रविदास समता परिषद के सभासद मेंबर्स 375 तक गए हैं। मैं इस प्रबोधन शिविर के माध्यम से आपसे अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रविदास समता परिषद ग्रुप को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा सभासद मेंबर्स बढ़ाने की आप कोशिश करें, जिससे यह ग्रुप बड़ा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप के माध्यम से इस शिविर का लाभ लेने का आप सभी साथीगण प्रयास करें। आज का यह प्रसारण कल सुबह शुक्रवार 18 सितंबर को कल सुबह 11 बजे समाज टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखलाया जाएगा। तो आज का यह 21वां प्रबोधन शिविर यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और जो 22वां प्रबोधन शिविर है, 22वां प्रबोधन शिविर आपको रविवार 20 सितंबर 2020 को दोपहर 12:30 बजे, रविवार 20 सितंबर 2020 को दोपहर 12:30 बजे चर्मकारांच्या संघर्षाचा इतिहास मराठी में यह शिविर 20 तारीख को रविवार को दोपहर 12 बजे चर्मकारांच्या संघर्षाचा इतिहास, चर्मकार समाज ने जो संघर्ष किया है, जो नेतागण उनके हुए हैं, उन्होंने अब तक क्या क्या संघर्ष किया, इस संबंध में मराठी भाषा में यह 22वां शिविर आने वाले रविवार को 20 सितंबर 2020 को दोपहर 12:30 बजे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको फिर से आह्वान करूंगा कि रविदास समता परिषद ग्रुप को आप ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और इसमें सभासद संख्या बढ़ाने की कृपा चेष्टा करो। और यह जो भाषण है वह समाज टीवी यूट्यूब चैनल पर दूसरे दिन सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। यानी हफ्ते में 4 दिन हम इस
शिविर के माध्यम से फेसबुक संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आपके संपर्क में हम रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रविदास समता परिषद ग्रुप के समाज टीवी ग्रुप के सभासद बने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपकी जो भूमिका है इस शिविर के संबंध में या अन्य जो कोई भी विषय हो उस संबंध में आप अपनी भूमिका इस कमेंट बॉक्स में रखने की चेष्टा करें। इससे यह भी मालूम होता है कि कितने लोग यह शिविर देख रहे हैं, कितने लोगों का इसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह बातें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे समाज में आते हैं। बहुत से साथी इस शिविर को देख रहे हैं। हमें मालूम है हमारे 375 तक सभासद संख्या बढ़ गई है। तो बहुत से सभासद यह शिविर देखते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में न आने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि वह देख रहे या नहीं देख रहे। इसलिए साथियों, मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि आप रविदास समता परिषद ग्रुप को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभासद बढ़ाने की चेष्टा करें। और जब शिविर शुरू होते हैं तो इस शिविर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आकर अपने कमेंट्स रखने की कृपया चेष्टा करें। इसी बात से मैं आपकी विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय रविदास, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय पेरियार।